हेलो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे सैलरी हेड में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको दिख रहा है वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। देखिए दोस्तों, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि जब भी एम्प्लॉय के पास अगर से रहने के लिए कोई जगह नहीं होता है तो बॉस एम्प्लॉय के रहने के लिए एक कोई अच्छी सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे वो कोई बिल्डिंग का जुगाड़ कर देता है, या फिर कह सकते हैं कि रहने के लिए कोई घर वो किराए पर रेंट पर ले करके बॉस एम्प्लॉय को दे देता है। और यहाँ पे जो रेंट होता है वो बॉस पे करता है, या फिर जो बिल्डिंग होती है वो बॉस की अपनी होती है, और यहाँ पर जो स्टे करेगा मतलब जो रेसिडेंस करेगा वो एम्प्लॉय करेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब भी कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए कोई घर दे देता है तो उसको हम लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन कहेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग ये समझते हैं कि जब भी हम लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये जो घर होता है ये 2 टाइप्स का हो सकता है। एक को हम लोग फर्निश्ड हाउस कह सकते हैं, ठीक, फर्निश्ड हाउस, और एक को हम लोग अनफर्निश्ड हाउस कह सकते हैं, ठीक। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको ये फर्निश्ड और अनफर्निश्ड का मतलब बताते हैं। फर्निश्ड हाउस को समझने से पहले आप अनफर्निश्ड को समझिए। अनफर्निश्ड हाउस का मतलब ये होता है कि जब भी एम्प्लॉय को जो घर दिया जाए वो केवल और केवल रूम होने का मतलब केवल एक कमरा दे दिया जाए या फिर एक घर दे दिया जाए जिसमें किसी टाइप का फर्नीचर की फैसिलिटी न दी गई हो। फर्नीचर अगर से नहीं दिया है तो ये आपका अनफर्निश्ड हाउस माना जाएगा। और अनफर्निश्ड में आपको केवल और केवल घर दिया जाता है, यानी कि रूम दिया जाता है, उसमें फर्नीचर की सुविधा उसमें नहीं होती है। जबकि फर्निश्ड का मतलब ये होता है कि जब आपको रूम के अलावा कुछ फर्नीचर भी दे दिया जाए दोस्तों, तो उसको हम लोग फर्निश्ड नाम देते हैं। फर्निश्ड का अब आप मतलब समझ गए होंगे। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि मान लीजिए अगर से कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देता है, और रहने के लिए जो घर देता है उस घर में, उस कमरे में, उस रूम में मान लीजिए कुछ सोफ़ा सेट लगा हुआ है, कुछ अलमारी रखा हुआ है, और उसमें फ़ैन चल रहा है, रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है। तो इन सभी फैसिलिटी के साथ में अगर से रूम दिया जाता है तो उसको हम लोग फर्निश्ड हाउस बोलते हैं। और अगर से केवल और केवल रूम दिया जाता है, उसमें फर्नीचर नहीं दी जाती है, तो हम उसको अनफर्निश्ड कहते हैं। तो अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे। अब देखिए, हम लोग कैलकुलेशन पहले जो करेंगे वो अनफर्निश्ड हाउस के लिए कैलकुलेशन करेंगे कि अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग फर्निश्ड के बारे में जानेंगे। तो आप ये समझ लीजिए, केवल और केवल यहाँ पे जो हम लोग वैल्यूएशन कर रहे हैं वो अनफर्निश्ड हाउस से मतलब आपका किससे है, केवल और केवल रूम है। रूम होने का मतलब इसमें कोई भी फर्नीचर नहीं है, केवल और केवल आपको रूम दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी किसी बॉस के द्वारा एम्प्लॉय को अगर से कोई रहने के लिए जगह दिया जाता है तो सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पर एम्प्लॉय 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला एम्प्लॉय हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने जाते हैं, ठीक है। पहला एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, और दूसरा अदर एम्प्लॉय ऐसे माने जाएंगे जो कि नॉन गवर्नमेंट हो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर से कोई होता है तो गवर्नमेंट अगर से किसी को भी रहने के लिए घर देता है, मतलब अपने एम्प्लॉयों को रहने के लिए घर देता है, तो वहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में दोस्तों बताएगा अमाउंट डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल। वहाँ पे क्वेश्चन में आपको बता देगा कि जिस जगह पे वो रह रहा है वहाँ का कितना किराया है या फिर कितना वहाँ का चार्ज होगा। तो ये क्वेश्चन में अगर से मान लीजिए 1000 रुपये पर मंथ बोला हुआ है तो हम उसको 1 साल का कन्वर्ट करके उसके सैलरी में ऐड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर से मान लीजिए ये आपको नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हम लोग अदर एम्प्लॉय के केस में रखते हैं, या फिर अदर एम्प्लॉय कैटेगरी में रखते हैं। और अदर एम्प्लॉयों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो अदर एम्प्लॉय को घर मिला है वो बॉस का अपना है या फिर बॉस ने हायर पर लिया है। हायर पर लेने का मतलब किराए पर लिया है। तो अगर से देखिए वो बिल्डिंग अलग ओन बाय बॉस होगा
तो उसके लिए अलग रूल है, और अगर से हायर्ड बाय बॉस होगा तो उसके लिए अलग रूल है। तो पहले दोस्तों हम आपको हायर्ड बाय बॉस पढ़ा देते हैं। हायर्ड बाय बॉस का मतलब ये है कि मान लीजिए एम्प्लॉय को रहने के लिए जगह चाहिए था और बॉस के पास कोई अपना बिल्डिंग नहीं था, तो बॉस ने क्या किया, एक किराए पर घर लिया, एक रेंट पर उन्होंने हायर किया घर को, और वो घर दे दिया किसको, वो घर दे दिया रहने के लिए एम्प्लॉय को, और इसका जो भी किराया है वो पेड करेगा बॉस, और उसमें रहने का जो है वो रहेगा कौन, एम्प्लॉय। ठीक, तो देखिए रह रहा है कौन, एम्प्लॉय, और किराया कौन पे करता है, उसका बॉस। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस केस में रूल यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि हायर चार्जेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर चार्जेस और 15% ऑफ सैलरी विच एवरेज लेस, यानी यहाँ पे हायर चार्जेस देखेंगे कि कितना रेंट है, और उसका हम लोग कंपेरिजन कराएंगे 15% ऑफ सैलरी से, जो दोनों में कम होगा उसको हम लोग टैक्सेबल मान लेंगे। फॉर एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों कि 1000 रुपये पर मंथ अगर से मान लीजिए कहीं का रहने का किराया है, मतलब रेंट है, हम उसको 1000 × 12 कर देंगे, तो यहाँ पर जो रेंट पेड आएगा या फिर हायर चार्जेस आ जाएगा वो 12000 रुपये हो जाएगा। और बी कैटेगरी के लिए मान लेते हैं अगर से उसकी टोटल सैलरी 1 लाख हो, तो 1 लाख का अगर से 15% निकालते हैं तो देखिए इस तरीके से 15000 आ जाएगा। अब बताइए जो दोनों में कम हो, तो कम आपका ये 12000 दिख रहा है, तो टैक्सेबल अमाउंट जो आपका होगा, टैक्सेबल अमाउंट जो आएगा वो आपका हो जाएगा कितना, 12000 रुपये। ठीक, तो इस तरीके से ये रूल आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी हायर्ड बाय एम्प्लॉयर रहेगा, मतलब जब बॉस रेंट पे कर रहा होगा, तो उस केस में रेंट चार्जेस या फिर 15% ऑफ सैलरी, जो दोनों में कम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरा कंडीशन डिस्कस करते हैं। दूसरे कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन अ सिटी। अगर से कोई बॉस जो है उसका अपना घर जो है वो अगर से एम्प्लॉय को दे दिया जाता है, मतलब बॉस उस घर का मालिक है, तो उस केस में बॉस को कहीं रेंट तो पे करना नहीं होगा। तो अगर से वो रेंट नहीं पे कर रहा है तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन कितनी है। हम आपको पता है दोस्तों, पॉपुलेशन जिस जगह पे जितना ज़्यादा होता है वहाँ पे घर की कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर से आप दिल्ली वगैरह में रहने जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि रेंट का चार्ज ज़्यादा होता है, जबकि अगर से आप वाराणसी या फिर इलाहाबाद में रहने के लिए आते हैं तो दिल्ली के हिसाब से यहाँ पर रेंट का चार्जेस थोड़ा सा कम होता है। वजह है पॉपुलेशन। तो यहाँ पे पॉपुलेशन के आधार पे कुछ कैटेगरी बताई गई है, उसमें रूल बताया गया है कि अगर से जिस जगह पे घर सिचुएटेड है या फिर हाउस सिचुएटेड है उस जगह की पॉपुलेशन अगर से 25 लाख होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि आपको 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। और अगर से ये 10 लाख और 25 लाख के बीच में है, मतलब 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, यहाँ पे दोस्तों ये 10% ऑफ सैलरी होगी। और अगर से 10 लाख से भी कम है तो यहाँ पे दोस्तों 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने ये तीनों केस देख लिया। अब उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट बात हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपको बताया जा रहा है कि वेयर फर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड एड 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। देखिए अभी हम आपको बता रहे थे कि ये जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो अनफर्निश्ड के लिए। अगर से फर्निश्ड का आपको कैलकुलेशन करना है तो पहले आप अनफर्निश्ड का जैसे वैल्यूएशन बताया हमने उस तरीके से आप रेंट हाउस का कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद उसमें जो भी आ रहा है, मान लीजिए आपका ये पिछले एग्जाम्पल के आधार पे 12,000 मान लीजिए किराया आ जा रहा है आपके हाउस का, और उसके साथ साथ आपको फर्नीचर भी दिया जा रहा है, तो फर्नीचर का वैल्यूएशन करेंगे। अब मान लीजिए फर्नीचर की वैल्यूएशन अगर 60,000 हो तो इसी 60,000 का हम लोग 10% डेप्रिसिएशन इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, 10% डेप्रिसिएशन जोड़ने के बाद आपका कितना हो जाएगा, 18,000। तो इस तरीके से ये 18,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब अगर से घर फर्निश्ड है तो फर्नीचर का 10% डेप्रिसिएशन जोड़ दिया जाता है। और अगर से ये फर्नीचर भी मान लीजिए बॉस का नहीं है, मतलब फर्नीचर भी किराए पर ले करके दिया गया है, तो फर्नीचर की भी वैल्यू का
जो रेंट पेड होगा उसको हम लोग अपने सैलरी में ऐड कर लेंगे। तो आइए दूसरा वाला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है क्या, वेयर फर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड at 10% per annum of cost furniture if furniture is owned by employer or hire charges if hired to value determined in the above। इसका मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पे हम लोग का जो भी वैल्यूएशन आ रहा है पहले पॉइंट में, हम क्या करेंगे उसमें अगर से फर्नीचर हायर चार्जेस दिया गया है तो हायर चार्जेस को ऐड कर लेंगे, और अगर से फुल वैल्यू दिया है तो फुल वैल्यू का 10% अप्रिसिएशन कोई एक हम लोग उसमें से जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से आपने ये सेकंड पॉइंट देख लिया। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है इफ़ एनी अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर द अकोमोडेशन सच अमाउंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ डिटरमाइंड इन फर्स्ट और सेकंड केस में भी। देखिए कभी कभी एम्प्लॉय से कुछ पैसे चार्ज कर लिए जाते हैं बॉस के द्वारा रहने के लिए, तो जो अमाउंट यहाँ से पहले और दूसरे से आएगा उन दोनों को जोड़ करके ये जो तीसरा वाला अमाउंट जो कि एम्प्लॉय के द्वारा पेड कर दिया जाएगा बॉस को, हम उसको लेस कर देंगे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर से कोई बॉस रहने के लिए कुछ चार्ज करता है तो उस चार्जेस को हम लोग लेस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान से हम लोगों को देखना है, वो ये देखना है कि जो 10%, 15% या फिर 12.5% सैलरी की बात की जा रही है वो किस अमाउंट का ये परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये परसेंटेज ऑफ सैलरी हम लोगों को निकालने के लिए दोस्तों सैलरी में इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख रहा है मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी कि सैलरी को क्या क्या ऐड करके कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसमें देखिए बताया गया है इट इंक्लूड्स पे, अलावेंस, बोनस, कमीशन पेबल मंथली और अदरवाइज और एनी मॉनेटरी पेमेंट। देखिए इसमें सारे जो भी बेसिक सैलरी हो उसको ऐड कर लिया जाता है, कोई अलावेंस हो, जितने भी टैक्सेबल अलावेंस हो उन सबको ऐड कर लिया जाता है, और जो बोनस हो उसको भी ऐड कर लिया जाता है, कमीशन भी ले लिया जाता है। कमीशन चाहे फिक्स परसेंटेज बेस्ड हो चाहे टर्नओवर हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सारे कमीशन यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को ऐड नहीं भी किया जाता है। उसमें पहले आप ध्यान रखिएगा कि डियरनेस अलाउंस हो है, अगर से वो सैलरी का पार्ट है तब तो उसको ऐड करेंगे, और वो सैलरी का पार्ट नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे। तो ऐसे डीए विच डज नॉट एंटर इनटू कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जिसको कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है उसको हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एडवांस सैलरी कोई है या फिर कोई एरियर ऑफ सैलरी है तो उसको भी ऐड नहीं करेंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ का कोई एक्सेस अमाउंट होगा तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे, इसको भी हम लोग ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है अलाउंस विच आर एग्जेम्प्ट, ऐसे सभी अलाउंस आपको छोड़ देना है जो कि एग्जेम्प्ट हो, और उसी तरीके से ऐसे सभी परक्विजिट्स भी छोड़ देना है। तो यहाँ पर परक्विजिट्स को भी हमें नहीं लेना है और अलाउंस जो एग्जेम्प्ट है उसको भी यहाँ पर ऐड नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप मीनिंग आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।